नाउ वी विल डिस्कस क्लास एस्कोमाइसिटीज। इसके पहले हम लोगों ने क्लास फाइकोमाइसिटीज डिस्कस किया था, जिसमें राइजोपस, म्यूकर और एल्ब्यूगो आते हैं। अब हम लोग क्लास एस्कोमाइसिटीज डिस्कस करेंगे। तो एस्कोमाइसिटीज क्लास को कॉमनली सैक फंजाई कहा जाता है, यानी इसमें जो फंजाई आते हैं उनको सैक फंजाई कहा जाता है। तो कॉमन नेम एस्कोमाइसिटीज क्लास का है सैक फंजाई। और एस्कोमाइसिटीज क्लास के अंदर जो फंजाई होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक। क्योंकि इनमें जो हाइफा होता है, इनका जो हाइफा होता है, हाइफी, वो ब्रांच एंड सेप्टेट होता है, ब्रांच एंड सेप्टेट, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स आप ऑब्जर्व करते हैं, तो हाइफा में ब्रांचिंग भी दिखा देंगे ऐसे, ठीक है। तो ब्रांच एंड सेप्टेट हाइफा होता है, तो ये ब्रांचिंग दिखा दिया और आप इसमें सेप्टा दिखा देंगे, तो आपको एक से ज्यादा सेल्स खुद ब खुद नजर आ जाएंगे, ठीक है। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, तो आप देख रहे हैं मल्टी सेलुलर होते हैं इनके हाइफा और ब्रांच एंड सेप्टेट, ठीक है। अब इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, कुछ एस्कोमाइसिटीज फंगस जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो ऑलमोस्ट मल्टीसेलुलर आप लिख लेंगे, क्योंकि तो ज्यादातर मल्टीसेलुलर है, सिर्फ एक मेंबर है, एक्सेप्शन इज ईस्ट, और ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। और ईस्ट माइसीलियम नहीं बनाता है, ईस्ट में हाइफा नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो एक ही सेल है, ये मान लीजिए यही ईस्ट सेल है, ठीक। तो ईस्ट की बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है, तो ईस्ट डू नॉट फॉर्म हाइफा और माइसीलियम, डू नॉट फॉर्म माइसीलियम। तो ईस्ट में माइसीलियम नहीं बनता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ईस्ट में माइसीलियम नहीं बनता है, ठीक है, और हाइफी एब्सेंट, और ईस्ट में हाइफी एब्सेंट। तो ईस्ट में हाइफी नहीं होता है, क्योंकि ईस्ट माइसीलियम नहीं बनाता है, और ईस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। कई बार ईस्ट सेल में बडिंग होने से, जैसे मान लो ईस्ट सेल में बडिंग हुई और ये डॉटर बड है, ये पेरेंट सेल है, डॉटर बड में फिर से बडिंग हो गई, इस डॉटर बड में फिर से बडिंग हो गई, 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 तो पता चला कि इससे आपको ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखने लगेगा ईस्ट में, ड्यू टू रिपीटेड बडिंग, ठीक है, ड्यू टू रिपीटेड बडिंग इन डॉटर सेल्स, ठीक है, ऑफ सक्सेसिव जनरेशन, ठीक, ऑफ सक्सेसिव जनरेशन। तो इस स्ट्रक्चर को स्यूडोमाइसीलियम कहा जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को स्यूडोमाइसीलियम कहा जाता है। तो स्यूडोमाइसीलियम किसमें बनता है? ईस्ट में बनता है, ठीक है। तो ईस्ट ट्रू माइसीलियल फंजाई नहीं है, इसमें ट्रू माइसीलियम नहीं होता है, स्यूडोमाइसीलियम होता है। ये टेम्पररी है, कुछ समय बाद ये बड टूट के अलग हो जाएगा, ये सारे बड जो है वो टूट के अलग हो जाएंगे और नई नई ईस्ट सेल बनाने में, ठीक है ना, ये सब अलग हो जाएंगे टूट करके। तो एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी बुक ने पेनिसिलियम दिया है, तो पेनिसिलियम हो गया, ठीक है। लेकिन केवल पेनिसिलियम ही नहीं, बाकी जितने एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के फंजाई हैं ईस्ट को छोड़ के सब मल्टीसेलुलर होते हैं, और उनमें जो हाइफा होता है वो ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। देखिए आप ब्रांचिंग दिख रही है, ये ब्रांचिंग दिख रही है, और ये आपको सेप्टा भी दिख रहा है, ये सेप्टा है, ये सेप्टा है, ये सेप्टा है, ये सेप्टा है, ठीक है। लेकिन ईस्ट ऐसा नहीं दिखता है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको मेंशन करना है
कि जो एस्कोमाइसीटीज ग्रुप के फंजाई होते हैं वो जैसे कि बाकी ग्रुप के फंजाई होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है, सारे फंजाई पूरे किंगडम फंजाई हेट्रोट्रॉफ्स, तो कोई नई बात नहीं है। फाइकोमाइसीटीज भी हेट्रोट्रॉफ था, एस्कोमाइसीटीज भी हेट्रोट्रॉफ होगा। और इसमें कुछ फंजाई सैप्रोफाइटिक होंगे, ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करेंगे। और जो सैप्रोफाइटिक होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब ये चीजों को जो डेड बॉडी है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। सड़े गले जो ऑर्गेनिक मैटर है, सड़ी सब्जियां हैं, सड़े फल हैं, उन सबको डिकम्पोज कर देते हैं, सफा कर देते हैं, सड़ा गला करके उनको एकदम फाइन एलिमेंट्स में तोड़ देते हैं, और वही उनका भोजन भी है। तो ये डिकम्पोजर्स के रूप में धरती पर पाए जाते हैं। इनका क्या नेचर होता है? सैप्रोफाइटिक होते हैं। और सैप्रोफाइटिक जो फंजाई होते हैं इनमें से बहुत सारे वो काऊ डंग पर या डंग पर, घोड़े के डंग पर या काऊ के डंग पर ग्रो करते हैं। तो ऐसे फंजाई को क्या कहा जाता है? कोप्रोफिलस फंजाई कहा जाता है। तो यहां पर ये चीज आप मेंशन कर लेंगे। तो ग्रोइंग ऑन डंग, तो सम ग्रो ऑन डंग, तो कुछ जो है वो गोबर पर उगते हैं, चाहे वो गाय का गोबर हो या घोड़े का गोबर हो, ठीक है। तो जो डंग पर ग्रो करते हैं उनको बोला जाता है कोप्रोफिलस फंजाई। तो एस्कोमाइसीटीज ग्रुप के फंजाई में से कुछ कोप्रोफिलस भी होते हैं, कोप्रोफिलस, ठीक है। तो कोप्रोफिलस फंजाई समझ में आया? फंजाई ग्रोइंग ऑन डंग। और ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? सैप्रोफिटिक फंजाई के अंतर्गत आते हैं। और सैप्रोफिटिक फंजाई का काम क्या है? ये डिकम्पोजर्स होते हैं। इकोलॉजिकली अगर इनका इकोलॉजिकल फंक्शन देखा जाए तो इकोलॉजिकली ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप में बांटा जाता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो इनकी कैटेगरी क्या है? इकोलॉजिकल कैटेगरी क्या है? ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। ज्यादातर मेंबर्स इनके डिकम्पोजर्स होते हैं। और कुछ मेंबर एस्कोमाइसीटीज के पैरासिटिक भी होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। कॉजिंग डिजीज, पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं तमाम प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया एस्कोमाइसीटीज ग्रुप के जो फंजाई है उनका जो न्यूट्रिशनल जो कंडीशन है, या क्या उनका वो खाते हैं, क्या किस तरह से वो फूड ऑब्टेन करते हैं, वो बता दिया। अब इसके बाद इनमें हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो जो एस्कोमाइसीटीज ग्रुप के फंजाई होते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं और स्पोर्स के जरिए वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। और इनका जो एसेक्सुअल स्पोर होता है, मतलब आप कह सकते हैं उसको कोनिडिया कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? बाय कोनिडिया, कोनिडिया फॉर्मेशन ऑन कोनिडियोफोर। स्पेशल हाइफा होता है जिसको एनसीईआरटी बुक लिखी है, स्पेशल माइसीलियम होता है, उसके टिप पर कोनिडिया बनता है। वो माइसीलियम ना कहते उसको हाइफा कहना चाहिए। और स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। तो ये स्पेशल माइसीलियम जिसको कोनिडियोफोर्स कहा जाता है, उसके टिप पर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। और कोनिडिया का फॉर्मेशन किसी सैक के अंदर नहीं होता है, ठीक है ना, किसी स्पोरेंजियम के अंदर नहीं होता है। तो ये इसका फॉर्मेशन एक्सोजीनस होता है। तो कोनिडिया जो है वो एसेक्सुअल स्पोर कहे जाएंगे और इसका फॉर्मेशन एक्सोजीनसली होता है। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, दे आर फॉर्म्ड एक्सोजीनसली। तो एक्सोजीनस फॉर्मेशन होता है, एक्सोजीनसली फॉर्म्ड, ठीक है। तो एक्सोजीनसली फॉर्म्ड आप लिख लेंगे, ठीक है। एक्सोजीनसली फॉर्म मतलब ये हुआ कि ये मान लीजिए फंगल हाइफा है, ब्रांच्ड, ठीक है। ये तमाम धरती पर ऐसे फंगल हाइफा बिखरे हुए हैं और इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? माइसीलियम कहेंगे, ठीक है। ये सेप्टेट है, ब्रांच्ड भी है। अब इन्हीं से कुछ ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल है, और इन्हीं से कुछ वर्टिकल हाइफा या ब्रांच निकलते हैं, वर्टिकल हाइफा या ब्रांच निकलते हैं और इन्हीं के टिप पर ऐसे कोनिडिया बनता है, ऐसे
ये कोनिडिया बन करके टूट करके अलग हो जाता है, ये टूट करके अलग हो जाता है। एक कोनिडिया टूट के अलग हुआ, फिर इसी तरह दूसरा कोनिडिया टूट के अलग हुआ, तीसरा कोनिडिया टूट के अलग हुआ। तो ये जो कोनिडिया आप देख रहे हैं ये एक्सोजिनस, तो ये सब कोनिडिया ही है, कोनिडिया है। और ये कोनिडियोफोर है, डंडी जो देख रहे हैं ये कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर है। तो कोनिडियोफोर के टिप पर कोनिडिया बनते हैं और ये किसी पाउच के अंदर नहीं बनते, किसी सैक के अंदर नहीं बनते हैं, जिससे इनको एंडोजिनस, जिससे कि इनको कहा जाए कि ये एंडोजिनसली फॉर्म। ये सैक के बाहर बनते हैं, सीधे टिप पर बनते हैं और इसको बोलते हैं एक्सोजिनस फॉर्मेशन और इसको बोलते हैं एक्सोस्पोर। तो कोनिडिया क्या होते हैं? आर एक्सोस्पोर। तो एक्सोजिनसली फॉर्म, इसीलिए इनको एक्सोस्पोर भी कहा जाता है। जो भी स्पोर्स जो है वो सैक के अंदर नहीं बनते हैं या एक्सोजिनस फॉर्मेशन दिखाते हैं, उनको एक्सोस्पोर कहा जाता है। अब ये जो कोनिडिया बनते हैं, ये कोनिडिया जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बनाते हैं। तो अब ये जो कोनिडियोफोर है, ठीक है, इसके टिप पर ये कोनिडिया बन रहे हैं, ठीक। तो ये कोनिडिया टूट करके अलग हुए, ठीक। और हर कोनिडिया से जर्मिनेशन के द्वारा ये नया माइसीलियम बनता है, ठीक, न्यू माइसीलियम या न्यू हाइफा, ठीक है। यहाँ पर माइसीलियम और हाइफा में टेक्निकल टर्म का डिफरेंस है, दोनों तो बेसिकली है सेम चीज ही ना। हाइफा यूनिट ऑफ माइसीलियम है, बस हाइफा से ही माइसीलियम बनता है, बिना हाइफा के आप माइसीलियम इमेजिन नहीं कर सकते। तो बार बार वो माइसीलियम एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। तो ये हो गया न्यू माइसीलियम या हाइफा, ठीक है, हाइफा। तो ये हाइफी, तो ये हो गया कोनिडिया जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बनाता है। अब एस्कोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले भी आपको बताया जा चुका है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये सेक्सुअल स्पोर बनाते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं और इनमें जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो है एस्कोस्पोर्स, ठीक है, एस्कोस्पोर्स। और ये जो स्पेशल स्पोर्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं वो स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं और ये स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी माइसीलियम का ही बना होता है, इसको एस्कोकार्प कहा जाता है। तो सेक्सुअल स्पोर होता है एस्कोस्पोर्स, फॉर्म्ड एंडोजिनसली इन सैक लाइक एस्काई, इसीलिए इसको सैक फंजाई कहते हैं, सैक लाइक एस्काई। एस्काई प्लूरल है और एस्कस सिंगुलर है, ये प्लूरल है और एस्कस अगर आप लिखते हैं तो वो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। तो एस्कस या एस्काई, सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है, ठीक। तो आप सुनिए, जो एस्कोमाइसीटीज ग्रुप के फंजाई होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर से होता है और ये एस्कोस्पोर एंडोजिनसली बनता है एक सैक के अंदर, एक पाउच के अंदर। उस पाउच को बोलते हैं क्या? एस्कस या एस्काई, ठीक है। और उसके बाद ये एस्कस या एस्काई जो होते हैं दे आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी, प्रेजेंट या अरेंज्ड इन फ्रूटिंग bodies called एस्कोकार्प्स। तो एस्कोकार्प क्या होता है? एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी होती है। तो एस्कोकार्प क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोकार्प्स, ये फ्रूटिंग बॉडी है। किसके फ्रूटिंग बॉडी है? एस्कोमाइसीटीज ग्रुप के फंजाई, यानी पेनिसिलियम का फ्रूटिंग बॉडी, एस्परजिलस का फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, न्यूरोस्पोरा का फ्रूटिंग बॉडी, ये सब एस्कोमाइसीटीज ग्रुप के फंजाई हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ट्रफलीज का फ्रूटिंग बॉडी, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि अभी एग्जाम्पल हम बताएंगे। तो क्लियर हो गया? ऐसे समझिए, ये है फंगल माइसीलियम, ठीक है, ब्रांच हाइफा का समूह है और इसी में से ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बन रही है। फ्रूटिंग बॉडी बहुत सारी बनती है, फ्रूटिंग बॉडी के वेरियस शेप्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो एस्कोकार्प होता है ये कप शेप्ड भी होता है, ठीक है, ये सॉसर शेप भी होता है, प्लेट
बाउल शेप, सॉसर शेप भी होता है, ठीक है। ये स्फेरिकल भी होता है, स्फेरिकल भी फ्रूटिंग बॉडी होती है, यानी फ्रूटिंग बॉडी स्फेरिकल भी होती है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी सॉसर शेप भी होता है, फ्रूटिंग बॉडी फ्लास्क शेप भी होता है, ठीक है। फ्लास्क शेप भी होता है, फ्लास्क शेप, ठीक है। फ्लास्क शेप फ्रूटिंग बॉडी भी होता है, इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी भी होता है, ये खुला होता है, ये इस तरह से भी फ्रूटिंग बॉडी होती है, ऐसे भी फ्रूटिंग बॉडी होती है। तो ये यही तो फ्रूटिंग बॉडी में दिखा रहा हूं, ये देखिए ये फ्रूटिंग बॉडी, तो ये एस्कोकार्प है। तो आप देख रहे हैं ये फंगल माइसीलियम है, इससे फ्रूटिंग बॉडी निकली, और इसी फ्रूटिंग बॉडी में ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसी फ्रूटिंग बॉडी में, और इसी के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एस्कोस्पोर्स। ये हो गया एस्कस, और इसके अंदर जो स्पोर्स हैं उनको क्या कहेंगे? एस्कोस्पोर्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एस्कोमाइसीटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एस्कोस्पोर से होता है। यही एस्कोस्पोर, ये जब एस्कस फटता है और एस्कोस्पोर्स बाहर आते हैं, और इन्हीं एस्कोस्पोर से फिर नया फंगल हाइफा बनता है, ठीक, एस्कोस्पोर के जर्मिनेशन से। ये क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल लिखते हैं जो एस्कोमाइसीटीज ग्रुप के फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं, वो एस्परजिलस है, क्लेरिसेप्स है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में पेनिसिलियम तो हो ही गया, पेनिसिलियम हो गया, फिर एस्परजिलस हो गया, एस्परजिलस हो गया, क्लेरिसेप्स हो गया, क्लेरिसेप्स लिख लिया, फिर न्यूरोस्पोरा हो गया, न्यूरोस्पोरा का इस्तेमाल जो है वो जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट में किया जाता है, तो ये भी ध्यान रख लेंगे, बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क। तो न्यूरोस्पोरा जो है वो बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क में इसका इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क, बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क, ठीक है, एक्सपेरिमेंट मटेरियल के रूप में यूज होता है। तो यूज्ड एज एक्सपेरिमेंट मटेरियल इन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क। किस फंजाई का? न्यूरोस्पोरा का। किस ग्रुप का फंजाई है? ये एस्कोमाइसीटीज ग्रुप का फंजाई है, ठीक है। अब इसके बाद फिर आप मेंशन कर लेंगे ट्रफलीज और मोरेल्स, ये भी आपके एस्कोमाइसीटीज में ये एडिबल होते हैं, तो ट्रफलीज लिख लेंगे, तो यहां पर ट्रफलीज एंड मोरल्स, ठीक, ट्रफलीज लिख लेंगे और मोरल्स लिख लेंगे। तो ट्रफलीज और मोरल्स क्या है? ये भी फंजाई है, ट्रफलीज भी फंजाई है, मोरल भी फंजाई है, और ये एस्कोमाइसीटीज ग्रुप के फंजाई है, और ये एडिबल फंजाई है, मतलब इनको खाया जाता है, ये एडिबल फंजाई है। तो पूछ देगा कि एडिबल फंजाई का नाम बताइए, तो एडिबल फंजाई है ट्रफलीज और अब पेनिसिलियम जो है वो नहीं खाएंगे, एस्परजिलस नहीं खाएंगे। कौन सा एस्कोमाइसीटीज ग्रुप का फंजाई खाया जा सकता है? फूड के रूप में यूज होता है और डेलिकेसीज के लिए फेमस है, अपने स्वादिष्ट स्वाद के लिए फेमस है। तो ट्रफलीज और मोरल्स ये एडिबल फंजाई हो गए। तो दो एग्जाम्पल ये हो गए, पेनिसिलियम हो गया, इससे एंटीबायोटिक निकलता है पेनिसिलिन। एस्परजिलस हो गया, एस्परजिलस का जब इन्फेक्शन होता है किसी ग्रेन में, किसी प्लांट में, और उस प्लांट को अगर हम खाते हैं तो एस्परजिलस से एक टॉक्सिन निकलता है जिसको अफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। तो अफ्लाटॉक्सिन से लीवर कैंसर होता है, तो अफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। ये एस्परजिलस नाम का फंजाई जो है इसको रिलीज करता है, ये रिलीज करता है, और उससे वो जो प्लांट है उसमें टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है, जिस प्लांट में इन्फेक्शन ने कॉज करता है, उसको अगर इंसान खाता है तो वही अफ्लाटॉक्सिन से इंसान को लीवर कैंसर हो जाता है। तो हार्मफुल फंजाई, ठीक है। एस्परजिलस से कई बार यूजफुल प्रोडक्ट भी निकलते हैं। अब हम लोग क्लास बेसिडियोमाइसीटीज का डिस्कशन करेंगे। तो बेसिडियोमाइसीटीज, देखिए बेसिडियोमाइसीटीज जो क्लास है फंजाई का, उसमें बहुत सारे फंजाई आते हैं, जैसे कि इसके अंदर मशरूम्स आते हैं, बहुत तरह के मशरूम्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल का पहले जिक्र है एनसीईआरटी बुक में। फिर ब्रैकेट फंजाई आता है इसके अंदर,
ब्रैकेट फंजाई आता है, ठीक है। फिर इसके अंदर पफ बॉल्स आते हैं, पफ बॉल्स आते हैं। फिर इसी के अंदर स्मट्स आते हैं, रस्ट्स आते हैं। जो फंजाई रस्ट डिजीज कॉज करते हैं उनको रस्ट्स कहा जाता है कॉमनली, और जो फंजाई स्मट डिजीज कॉज करते हैं उनको स्मट्स कहा जाता है, ठीक है। तो मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, स्मट्स एंड रस्ट्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद इसमें ज्यादातर जो फंजाई होते हैं वो जाहिर सी बात है सैप्रोफाइटिक होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, और सैप्रोफाइटिक में भी डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर्स होते हैं। ज्यादातर फंजाई डिकम्पोजर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा ही आपने एस्कोमाइसिटीज में भी लिखा था, ऐसा ही आपको बेसिडियोमाइसिटीज में भी लिखना है। अच्छा, ये यूजुअली ग्रो कहाँ करते हैं? ग्रो इन सॉइल, मिट्टी में पाए जाते हैं जहाँ डेड ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा। ऑन लॉग्स, जो लकड़ी के लट्ठे पड़े रहते हैं जमीन पर, उस पर ग्रो करते हैं। और ट्री स्टम्प, जो पेड़ों के जो तने होते हैं उस पर पाए जाते हैं, ट्री स्टम्प पर पाए जाते हैं, ठीक है, ट्री स्टम्प पर पाए जाते हैं। जो सैप्रोफिटिक फंगाई होते हैं उनकी ऑकरेंस बता रहे हैं, या तो मिट्टी में जहाँ डेड ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, या लकड़ी के लट्ठों पर जो बड़े बड़े लकड़ी के बल्ली या पोल्स होते हैं, पेड़ काट करके आप जमीन पर रख देते हैं। लकड़ी देखते हैं, फॉरेस्ट से गुजरिए तो फॉरेस्ट के किनारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो कुछ पेड़ों की लकड़ियों को इकट्ठा एक जगह रखे रहता है, तो उस पर बहुत सारे फंजाई ग्रो किए रहते हैं। अक्सर उसमें कौन से फंजाई होंगे? बेसिडियोमाइसिटी होंगे। और जो पेड़ अभी मरा नहीं है, उसके जो तने हैं उसके ऊपर भी फंजाई चिपके रहते हैं। तो ट्री स्टम्प पर होते हैं, लॉग पर होते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं सैप्रोफाइट्स। और कुछ फंजाई जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, जैसे स्मट डिजीज कॉज करने वाले फंजाई, रस्ट डिजीज कॉज करने वाले फंजाई। समझ में आया? अब स्मट डिजीज, ये पैरासिटिक फंजाई होते हैं, ये पैरासिटिक फंजाई है। तो बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप में जो पैरासिटिक फंजाई है वो कौन कौन से हैं? स्मट्स एंड रस्ट। अच्छा, स्मट कॉज करता है अस्टिलेगो नाम का फंजाई, और रस्ट कॉज करता है पक्सिनिया नाम का फंजाई। तो इनके नाम भी आप लिख लेंगे, अस्टिलेगो, ठीक है, एंड पक्सिनिया। तो स्मट कॉज करने वाला फंजाई है अस्टिलेगो, ठीक है। तो स्मट डिजीज इज कॉज्ड बाय, अगर सवाल आ गया, कोई प्लांट का नाम लिख दिया, पूछ दिया स्मट डिजीज कॉज्ड बाय, तो लिख लेना अस्टिलेगो, याद रखना अस्टिलेगो। और रस्ट डिजीज जो होता है वो किससे होता है? पक्सिनिया से। किससे होता है? पक्सिनिया से। और मशरूम्स खाए जाते हैं, आपको मालूम है। तो मोस्ट कॉमन जो एडिबल मशरूम होता है वो है एगेरिकस। तो ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट कॉमन जो एडिबल मशरूम होता है वो है एगेरिकस। तो यहाँ पर एगेरिकस का नाम लिख लेंगे। मशरूम में उसका चित्र एनसीईआरटी बुक में दिया होगा, उसमें ऐसे छतरी जैसा स्ट्रक्चर बनाया होगा, ठीक है, और ऐसे स्टाइप निकला होगा, डंडी निकली होगी, और ये जमीन से, ये माइसीलियम ही है, और ये फंगल माइसीलियम है, ठीक है। और यही ये एगेरिकस का ये फ्रूटिंग बॉडी है। एक्चुअली ये क्या है एगेरिकस का? जो ऊपर आपको दिखता है फ्रूटिंग बॉडी। तो एगेरिकस की फ्रूटिंग बॉडी आप देख रहे हैं एक्चुअली, और असली एगेरिकस का जो माइसीलियम है वो नीचे है, वो मिट्टी के सरफेस के नीचे है। तो माइसीलियम नीचे, और ये माइसीलियम जो है वो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या बना रहे हैं? फ्रूटिंग बॉडी बना रहे हैं। और इसी फ्रूटिंग बॉडी से फिर यहीं से जो है स्पोर्स निकल के अलग होते हैं, ठीक है। और इन्हीं स्पोर्स को बेसिडियोस्पोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिडियोस्पोर्स कहा जाता है। तो आगे भी इसका हम जिक्र करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो एनसीईआरटी बुक में एगेरिकस या मशरूम का चित्र बनाया है, या आप जो मशरूम खरीद के लाते हैं खाने के लिए, वो मशरूम जो छाते जैसा होता है, वो जो स्ट्रक्चर वो क्या है? वो फ्रूटिंग बॉडी है, पूरा का पूरा फ्रूटिंग बॉडी है। और वो फ्रूटिंग बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फंजाई में होता है, ये जब दो माइसीलियम, दो हाइफा आकर के आपस में सोमैटोगेमी या प्लाज्मोगेमी दिखाते हैं, तो डाइकैरियोटिक सेल बनती है। वो डाइकैरियोटिक सेल डिवाइड करके और भी नई सेल बनाती है, और हाइफा लंबा होता जाता है, डाइकैरियोटिक फेज आ जाता है। ये पूरा का पूरा डाइकैरियोटिक फेज है। इसके हर सेल में 2 न्यूक्लियस होगा। समझ में आया? और जब स्पोर बनाने की बारी आएगी तो वहां पर दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, कैरियोगेमी हो जाएगी, और उससे फिर मियोसिस होगा, और उससे फिर ये बेसिडियोस्पोर बन करके गिरेंगे। आई बात समझ में? तो ये हो गया एगेरिकस का चित्र जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक। और ऐसे ही एस्परजिलस का भी एक फोटोग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, जब आप एस्कोमाइसिटीज पढ़ेंगे वहां पर।
तो ये क्लियर हो गया कि बेसिडियोमाइसीटीज के एग्जाम्पल क्या है। अब यहाँ साफ साफ मेंशन कर लीजिए कि बेसिडियोमाइसीटीज जो है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनता है, तो नो एसेक्सुअल स्पोर्स आर सीन, यानी एसेक्सुअल स्पोर इनमें बनता ही नहीं है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से। इनका फिलामेंट जो फंगल फिलामेंट है जिसको हाइफी बोलते हैं या माइसीलियम कहते हैं, वो टूट करके अगर सेपरेट हो जाए एक दूसरे से तो उससे नया नया और भी माइसीलियम नए नए हाइफा बन जाते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इनके भी जो हाइफा होते हैं, जो इनका जो माइसीलियम होता है, हाइफा कहिए या माइसीलियम कहिए, अब तो बार बार मैं नहीं इसको समझाऊंगा, दोनों में क्या अंतर कितने बार बता चुका हूं। हाइफा माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है, तो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, तो ब्रांच एंड सेप्टेट माइसीलियम होता है या हाइफा होता है। और इसलिए ये चीज आपको बहुत ही स्पष्ट रखना है इस तरह से। तो इसमें ब्रांचिंग भी दिख रही है और इसमें आपको सेप्टा भी दिख रहे हैं, ये क्लियर हो गया। तो ब्रांच एंड सेप्टेट हाइफा या माइसीलियम पाया जाता है बेसिडियोमाइसीटीज में। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, कोई एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनता है, लेकिन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, जिससे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये भी आप स्पष्ट मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट, तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि इनमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट। सो गैमीट्स आर नॉट फॉर्म, मेल गैमीट्स इसमें नहीं बनते, फीमेल गैमीट्स नहीं बनते, सो गैमीट्स आर नॉट फॉर्म, तो गैमीट्स इसमें नहीं बनते हैं। तो जब गैमीट नहीं बनेंगे तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? डायरेक्ट जो हाइफा की सेल है, सोमैटिक सेल, वही आपस में फ्यूज कर जाएंगे, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो इसमें द वेजिटेटिव सेल ऑफ हाइफा ऑफ टू डिफरेंट जेनेटिकल स्ट्रेन्स गेट फ्यूज्ड, सो वेजिटेटिव सेल या सोमैटिक सेल ऑफ टू हाइफी of genetically different types या different strains get fused। तो यहाँ गैमेटिक फ्यूजन के जगह पर दो अलग अलग हाइफा की सेल आपस में आके फ्यूज हो जाती है, एक हाइफा इधर से आ रहा, एक हाइफा इधर से आ रहा, और उस दोनों हाइफा की, ये मान लो प्लस स्ट्रेन है, एक माइनस स्ट्रेन है, और ये दो अलग अलग स्ट्रेन वाले हाइफा की सेल आपस में फ्यूज कर गई, और ये जो सेल बनेगी, अब इसमें इन दोनों का न्यूक्लियस आ जाएगा, उसको डाइकैरियोटिक सेल बोलेंगे, याद रखिए पहले जो बताया था। सो वेजिटेटिव सेल ऑफ टू हाइफा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स गेट फ्यूज्ड, यानी इसी को यहाँ पर प्लाज्मोगैमी कहेंगे। प्लाज्मोगैमी में या तो दो गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं या दो वेजिटेटिव सेल डिफरेंट स्ट्रेन वाले हाइफा की फ्यूज करती हैं। हाइफा के दोनों तरह के हाइफा एक ही स्ट्रेन के भी हो सकते हैं होमोथैलिक फंजाई में, लेकिन दोनों हाइफा अलग अलग स्ट्रेन के हो सकते हैं हेटेरोथैलिक फंजाई में। तो ये बेसिडियोमाइसीटीज हेटेरोथैलिक फंजाई का ग्रुप है। एनसीईआरटी में लिखा है कि जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन वाले हाइफा की सेल ही फ्यूज करेगी, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मोगैमी, ठीक, और ये प्लाज्मोगैमी हो गया। और जब ये जैसे मान लो ये स्ट्रेन हाइफा का है, ये स्ट्रेन हाइफा का है, ये प्लस स्ट्रेन है, माइनस स्ट्रेन आके फ्यूज करेंगे, इसके बाद फ्रूटिंग बॉडी बनती है, और जो फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोमाइसीटीज में बनेगी उसको बेसिडियोकार्प कहेंगे। क्या कहेंगे? बेसिडियोकार्प कहेंगे। तो बेसिडियोमाइसीटीज में जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसको बेसिडियोकार्प कहते हैं, ठीक। और इसी बेसिडियोकार्प में ध्यान रखिएगा, ये जो बेसिडियोकार्प है, इसी बेसिडियोकार्प में बेसिडियम नाम के स्ट्रक्चर बनते हैं, और उन्हीं के ऊपर एक्सोजिनसली बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। वो भी किसी पाउच के अंदर नहीं बनते, एकदम टिप पर बनते हैं, बेसिडियम के टिप पर बनते हैं,
और इसीलिए इनकी ओरिजिन एक्सोजीनस होती है। तो बेसिडियोस्पोर की ओरिजिन क्या होती है? एक्सोजीनस। और एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में जो एस्कोस्पोर था वो एस्कस के अंदर बन रहा था, सैक के अंदर बन रहा था, तो वो एंडोस्पोर था। तो देखिए आप, जब दो अलग अलग स्ट्रेन के फंगल हाइफा आकर के फ्यूज करेंगे, ठीक है, और फ्यूजन के बाद फिर एक ये डाइकैरियोटिक सेल बनेगी। देखिए दो न्यूक्लियस आ गए, इस सेल और इस सेल, ये मान लो प्लस स्ट्रेन वाला हाइफा है, ये माइनस स्ट्रेन वाला हाइफा है। अब जो डाइकैरियोटिक सेल बनी, डाइकैरियोटिक सेल बनी, ये डाइकैरियोटिक सेल से फिर फ्रूटिंग बॉडी बन जाता है। मैं ऐसे दिखा देता हूँ, मॉडल डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये फ्रूटिंग बॉडी बन गया, ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडी बन गया। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी बना, इसी फ्रूटिंग बॉडी में ऐसे बेसिडियम अरेंज रहते हैं, ऐसे, ये मान लीजिए बेसिडियम ऐसे लटके हुए हैं नीचे की तरफ, ये इनको बोलते हैं बेसिडियम। ये हो गया बेसिडियम, एक सिंगल को बेसिडियम, और बहुत सारे होंगे तो बेसिडिया। तो बेसिडिया लटके रहते हैं पूरे छतरी में चारों तरफ। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये फ्रूटिंग बॉडी है। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी, यानी बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प। तो ये बेसिडियोकार्प पर, उस पर बेसिडियम लटके हुए हैं, और इनके टिप से, इनके टिप के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर्स, हर बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर्स जो है वो बनते हैं मियोसिस से, ठीक। ये हो गया 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड एक्सोजीनसली, ठीक है, फ्रॉम बेसिडियम, तो कितने ईच बेसिडियम से कितने बेसिडियोस्पोर बनेंगे? 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। तो 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यह भी लिखेंगे 4 बेसिडियोस्पोर्स are formed, 4 बेसिडियोस्पोर्स are formed from each basidium, तो जैसे एस्कोमाइसिटीज ग्रुप ऑफ फंजाई में एस्कस होता है, उसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। यूजुअली एस्कोस्पोर की संख्या 8 होती है। ऐसे ही बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई में बेसिडियम होता है, और बेसिडियम के टिप पर 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनस होते हैं, एस्कोस्पोर्स एंडोजीनस होते हैं। तो कहाँ एंडोजीनस है, कहाँ एक्सोजीनस है? अच्छा, यहाँ जो फ्रूटिंग बॉडी है वो बेसिडियोकार्प है, एस्कोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी है वो एस्कोकार्प है। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास का डिस्कशन होगा। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज जो ग्रुप होता है फंजाई का, इसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाने वाली स्टेजेस ही फंजाई की रखी जाती हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे फंजाई जब ढूंढे जाते हैं तो ये नहीं पता रहता है कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि दोनों होता है। तो मान लीजिए जब कोई फंजाई ढूंढा गया और उसमें हमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ऑब्जर्व हो रहा है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व नहीं हो पाया है, तो हम उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज ग्रुप में रख देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाने वाली स्टेज को इम्परफेक्ट स्टेज कहा जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाने वाले स्टेज को परफेक्ट स्टेज कहा जाता है। तो जो फंजाई केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाती हैं, जहां तक जानकारी मिल पाती है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो हम यही मानेंगे कि ये इस फंजाई में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसलिए उसको हम ड्यूटेरोमाइसिटीज ग्रुप में रख देते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए इस ग्रुप को फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज ग्रुप को फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है, और फंजाई इम्परफेक्टाई का मतलब होता है ओनली इम्परफेक्ट स्टेज इज सीन। इम्परफेक्ट स्टेज फंजाई का देखा जाता है, ठीक है, इज सीन। इम्परफेक्ट मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाने वाला स्टेज, ठीक है। द स्टेज दैट शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द स्टेज दैट शोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक।
तो यानी जो ड्यूटेरोमाइसीटीज ग्रुप की फंजाई होती हैं वो कौन सा रिप्रोडक्शन दिखाती हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाती हैं। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? ओनली शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही दिखता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखता। तो हम इनको ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख देते हैं, ठीक है? और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज होती है उसको परफेक्ट स्टेज कहा जाता है, यानी द स्टेज दैट शो द स्टेज दैट shows sexual reproduction is called perfect stage, ठीक? परफेक्ट स्टेज। तो जो स्टेज फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है उस स्टेज को परफेक्ट स्टेज कहते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया कि इम्परफेक्ट स्टेज का मतलब और परफेक्ट स्टेज का मतलब, ठीक? तो जब कोई फंजाई उड़ी जाती है और उसमें देखा जाता है कि इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है? तो इसको हम किस ग्रुप में रख देंगे, किस क्लास में रख देंगे? ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख देंगे, क्योंकि इसके पहले फाइकोमाइसीटीज पढ़ा, एस्कोमाइसीटीज पढ़ा और बेसिडियोमाइसीटीज पढ़ा। इन तीनों ही ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सिर्फ ड्यूटेरोमाइसीटीज ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है? लेकिन कुछ समय बाद जब हमने फंजाई को ड्यूटेरोमाइसीटीज ग्रुप में रख दिया तो कुछ समय बाद उसी फंजाई में हमको सेक्सुअल स्टेज भी देखने को मिल जाता है। तो जब सेक्सुअल स्टेज देखने को मिल जाता है तो अब इस फंजाई को हमको दूसरे क्लास में रखना पड़ेगा। ऑलरेडी ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख दिए थे, किस आधार पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाती है इस आधार पर, और उसको एक नाम दे दिए थे, ठीक? लेकिन जब उसी फंजाई में हमको एक और स्टेज दिख जाता है, ऑब्जर्व हम कर लेते हैं, तो उसको फिर कैरेक्टर के आधार पर फिर हमको कि वो बेसिडियोमाइसीटीज से मिल रहा है कि एस्कोमाइसीटीज से मिल रहा है, हमको उस ग्रुप में भी डालना पड़ता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर, ठीक है? तो इसका मतलब हुआ कि ये ड्यूटेरोमाइसीटीज ग्रुप में जो फंजाई तुमको अभी दिख रहे हैं, ये अगर इनका एक और स्टेज ऑब्जर्व हो जाता है, सेक्सुअल स्टेज भी ऑब्जर्व हो जाता है, तो उसको हमको बेसिडियोमाइसीटीज या एस्कोमाइसीटीज ग्रुप में भी रखना पड़ता है एक दूसरा नाम दे करके। यानी कि अगर कोई फंजाई है उसका शुरू में आपको इम्परफेक्ट स्टेज दिखा, यानी ये सेक्सुअल स्टेज दिखा, तो आपने इस आधार पर उसको किस में रख दिया? ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख दिया, ठीक? और कुछ समय बाद इसी फंजाई का आपको परफेक्ट स्टेज भी दिख गया। अब जब परफेक्ट स्टेज दिख गया तो इसके परफेक्ट स्टेज वाले को आप किस में रख देंगे? एस्कोमाइसीटीज में या बेसिडियोमाइसीटीज में रख देंगे, बेसिडियोमाइसीटीज में रख देंगे, जिससे ज्यादा उसका कैरेक्टर मैच करेगा। इसका मतलब एक ही फंजाई की को दो क्लास में आप प्लेस कर देते हैं। उसके इम्परफेक्ट स्टेज को तो ड्यूटेरोमाइसीटीज में ही रखेंगे, लेकिन उसके परफेक्ट स्टेज को आप किस में रखेंगे? एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज में रख देंगे, ठीक है? आई बात समझ में? तो यहां पर ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर एक ही फंजाई का यहां पर नाम अगर ए रखेंगे तो उसी फंजाई का यहां नाम क्या रखेंगे? बी रखेंगे, ठीक है? जैसे जिब्रेला एक फंजाई है और उसी का दूसरा नाम है फ्यूजेरियम, ठीक है? जिब्रेला और फ्यूजेरियम। तो जिब्रेला हो गया और फ्यूजेरियम हो गया। एक इसका इम्परफेक्ट स्टेज है, ये क्या है? परफेक्ट स्टेज है। जब खोजा गया था ये फंजाई तो पता था कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं देखा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा है। तो जो भी फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगी पहले डालो सबको एक क्लास में। बाद में चला अरे यहाँ एक फंजाई तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखा रही है और जो कि ये सेक्सुअल स्टेज से थोड़ा उसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, तो भैया अब उसको तो ड्यूटेरोमाइसीटीज में डाल नहीं सकते।
और ऑलरेडी इसमें क्लास में आप उस फंजाई को डाले हुए हैं, तो नाम उसका एक और दे करके उसको दूसरे क्लास में डाल देते हैं। समझ में आया? तो इसलिए जो ड्यूटेरोमाइसीटीज ग्रुप जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो फंजाई है जब तक उनकी इम्परफेक्ट स्टेज ही पता रहती है, परफेक्ट स्टेज की जानकारी नहीं मिलती है, तब तक वो फंजाई उसी ग्रुप में प्लेस्ड रहता है। लेकिन जैसे ही परफेक्ट स्टेज यानी सेक्सुअल स्टेज की भी जानकारी मिल जाती है तो उस फंजाई का एक और नाम दे करके उस स्टेज उसको एक दूसरे क्लास में भी डाल देते हैं। यानी एक ही फंजाई के दो क्लासेस में प्लेसमेंट है अलग अलग नाम से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो यही चीज समझाया गया है ड्यूटेरोमाइसीटीज ग्रुप के बारे में। तो जिब्रेला और फ्यूजेरियम एग्जांपल दे रहा हूं, ये दोनों सेम फंजाई हैं। जिब्रेला फ्यूजिकोराई जिससे जिब्रेलिन नाम का हार्मोन निकलता है उसको फ्यूजेरियम उनिलिफॉर्मी के नाम से भी जाना जाता है। एक सेक्सुअल स्टेज है, एक एसेक्सुअल स्टेज और एक सेक्सुअल स्टेज है, बस ये ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया? एस्कोमाइसीटीज ग्रुप का फंगस है, ये ड्यूटेरोमाइसीटीज ग्रुप का फंगस है। बाद में पता चला ये तो दोनों एक ही है, क्योंकि एक सेक्सुअल प्रोडक्शन दिखा रहा है, एक सेक्सुअल प्रोडक्शन दिखा रहा है, बस यही है। समझ में आया? एक स्टेज है, हो सकता है कि साल भर में एक साल तक वो सेक्सुअल प्रोडक्शन ही दिखा रहा है, अगले साल वो सेक्सुअल प्रोडक्शन दिखा रहा है, एक साल सेक्सुअल एक साल एसेक्सुअल, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आपने पूरा ऑब्जर्व किया उसको, अब ऐसा थोड़ी है कि एक फंजाई को लेकर के आप उसको 50 साल तक ऑब्जर्व ही करेंगे। तो सीधे सीधे है कि तुरंत खोजा, देखा, उसकी प्रॉपर्टी समझी, उसको डाल दिया क्लास में। बाद में पता चला कि एक फंजाई है जो सेक्सुअल प्रोडक्शन दिखा रहा है, तो कहेंगे अरे ये सेक्सुअल प्रोडक्शन वाला स्टेज तो था पहले। बाद में और पढ़ाई किए और कंपेयर किए तो लगा ये तो वही फंजाई था जिसका सेक्सुअल प्रोडक्शन हम देखे थे और उसको ड्यूटेरोमाइसीटीज में रखे थे, अब कैसे इसको उसमें रखें? तो निकालना भी नहीं पूरी तरह से, तो इसमें भी रखो, दूसरे ग्रुप में भी रखो। तो ये ध्यान रखेंगे। तो जो फंजाई ड्यूटेरोमाइसीटीज में है, जिनके जिनके सेक्सुअल स्टेज पता चल चुके हैं, सारों का तो अभी नहीं पता चला है, उनको एक और क्लास में डाल दिया गया है, एस्कोमाइसीटीज या बेसिडोमाइसीटीज में। तो ये आप इसको ध्यान से समझिएगा। और ड्यूटेरोमाइसीटीज ग्रुप के जो फंजाई होते हैं, ये भी इनमें भी जो माइसीलियम में हाइफा होता है, ब्रांच और सेप्टेट होता है। तो आप लिख लेंगे ब्रांच और सेप्टेट माइसीलियम या हाइफा। ठीक, तो ब्रांच एंड सेप्टेट माइसीलियम या हाइफा पाया जाता है। ठीक है, इसमें भी जो है वो सैप्रोफाइटिक होते हैं और डिकम्पोजर सैप्रोफाइटिक होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। तो इसमें सैप्रोफाइटिक भी होते हैं मेंबर्स और पैरासिटिक भी होते हैं। तो सैप्रोफाइटिक मेंबर्स भी होंगे और पैरासिटिक मेंबर्स भी होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो सैप्रोफाइटिक मेंबर्स होंगे वो डिकम्पोजर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स ये बियर करता है। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं डिकम्पोजर्स, कोई भी है वो मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। मिनरल साइक्लिंग कोई भी डिकम्पोजर करेगा, जब डेड बॉडी को सड़ाएगा उसी को तो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो मिनरल्स अलग अलग हो करके सॉइल में मिल जाएंगे और फिर मिनरल फिर प्लांट उनको एब्जॉर्ब करेगा या जहां जाना होगा जाएंगे। तो पूरी साइकिल मिनरल या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में ये हेल्प करते हैं डिकम्पोजर्स। तो ये खाली ड्यूटेरोमाइसीटीज के लिए नहीं सही है, जो भी डिकम्पोजिशन करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। तो मतलब लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स मिलेंगे इस ग्रुप में आपको, ज्यादातर। मतलब कहने का मतलब है इस ग्रुप में ज्यादातर जो फंजाई होंगे वो डिकम्पोजिशन में हिस्सा लेंगे और कुछ फंजाई होते हैं जो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। और एंजाइमेटिक फैक्टर क्या है? लीटर। तो लीटर का डिकम्पोजिशन होता है, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ लीटर। तो डिकम्पोजिशन ऑफ लीटर का क्या मतलब? लीटर मतलब कचरा। कचरा मतलब ये नहीं कि नाली का कचरा। कचरा का मतलब होता है जो पेड़ पौधों की सूखी टहनियां पत्तियां नीचे गिरती हैं या आप सड़ी गली सब्जी भी गिराते हैं, वो सब लीटर कहा जाता है। नेचुरल लीटर क्या है? जंगल में गए और नीचे देखते हैं पत्ते गिरे रहते हैं, सूखे, घास सूखी रहती है, दैट इज लीटर। तो लीटर को ही तो सड़ाया जाता है। सूखी टहनियां, टूटे पत्ते, कोई कीड़ा मरा हुआ है पत्ती पर ही जो खा रहा था, तो वो सब लीटर ही है। वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है लीटर एक तरह से, उसको डिकम्पोज करते हैं और उससे मिनरल्स अलग करते हैं। तो अब क्लियर हो गया। तो लीटर क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या मिनरल साइक्लिंग क्या है, ये हो गया ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में। इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। इसके एग्जाम्पल में 3-4 एग्जाम्पल ध्यान रखना जरूरी है। तो कोलेटोट्राइकम हो गया,
कोलेटोट्राइकम, ठीक। अल्टरनेरिया हो गया, अल्टरनेरिया। कोलेटोट्राइकम नाम का जो फंजाई है वो रेड रॉट ऑफ शुगर केन नाम की बीमारी कॉज करता है। अल्टरनेरिया सोलेनाई है, ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। हालांकि मैं बोल जरूर दे रहा हूँ बट आएगा नहीं एग्जाम में। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है पढ़ाना, उतनी आपको हजम नहीं होगी, ठीक है ना। बच्चे वैसे भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ा देता हूँ, तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि प्योरली एनसीईआरटी को पर ही स्टिक किया है अपने आप को, ठीक है। तो ये हो गया, कोलेटोट्राइकम हो गया, अल्टरनेरिया हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जो रिंग वर्म जिससे दाग होता है, ट्राइकोडर्मा, वो भी आप लिखेंगे। तो ट्राइकोफाइटॉन, तो ट्राइकोफाइटॉन भी है, ट्राइकोडर्मा भी है, तो ट्राइकोडर्मा यहाँ मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल मेंशन है, ट्राइकोडर्मा, कोलेटोट्राइकम और अल्टरनेरिया, ये ड्यूटेरोमाइसीट्स के एग्जाम्पल। अब हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि प्लांट किंगडम के बारे में एक अलग से चैप्टर दिया गया है, ठीक है, तो वहां पर सारा डिटेल पढ़ेंगे। बट इस चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में प्लांट किंगडम के बारे में जो भी थोड़ा बहुत पॉइंट दिया है, 4-5 पॉइंट, उसको देख लेते हैं क्या दिया है। हमने किंगडम फंजाई पढ़ा दिया है, अब हम आते हैं प्लांट किंगडम में जो 2-4 पॉइंट हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, वो क्या दिए हैं, क्योंकि डिटेल में प्लांट किंगडम तो हमको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए किंगडम प्लांटी में क्या होता है, किंगडम प्लांटी, तो उसमें सबसे पहले प्लांट किसको कहते हैं ये बताया है एनसीईआरटी बुक में कि ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट बियर क्लोरोफिल आर कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। तो यूकैरियोटिक organisms that bear chlorophyll are commonly called plants। ये देखिए कॉमन डेफिनेशन है, मतलब जनरल लेटर से कहा जाए तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट बियर क्लोरोफिल आर कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। हालांकि यूग्लिना भी यूकैरियोटिक सेल है, इसमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन उसको प्लांट में नहीं रखते, उसको प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जनरल डेफिनेशन है एनसीईआरटी बुक ने दिया है। तो अगर इसी को तोता जैसे रटेंगे तो फिर यूग्लिना को भी प्लांट मानना पड़ेगा, और कुछ साइंटिस्ट मानते भी हैं इसी डेफिनेशन के कारण। बट वाइटेकर का जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहां यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलग कर दिया गया, तो इसमें जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया, बस ये ध्यान रखना है। तो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जो डेफिनेशन है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट बियर क्लोरोफिल आर कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स, ठीक है। और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल होने के नाते ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दैट इज दे आर ऑटोट्रॉफिक, अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। तो प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की मदद से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। अब यहां पर कुछ पार्शियल हेटरोट्रॉफ्स का जिक्र किया है एनसीईआरटी बुक ने, हेटरोट्रॉफ्स का जिक्र किया है कि कौन से प्लांट्स होते हैं तो पार्शियल हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। तो पार्शियल हेटरोट्रॉफ्स में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को इन्होंने रखा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो पार्शियल हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट में बहुत सारे यूट्रिकुलेरिया है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, डायोनिया है, ड्रोसेरा है, नेपेंथीज है, बहुत सारे प्लांट हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में ब्लैडर वॉर्ट है, ब्लैडर वॉर्ट जो है वो यूट्रिकुलेरिया को कहा जाता है, एक्वाटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये, तो एक्वाटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट है ब्लैडर वॉर्ट। तो यूट्रिकुलेरिया एक्वाटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, एक्वाटिक है, तालाबों में पाया जाता है, ठीक। दूसरा इन्होंने जो जिक्र किया है वो है वीनस फ्लाई ट्रैप, तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और
इनको क्यों पार्शियल हेटरोट्रॉफ्स कहा गया है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन उनके भोजन बनाने में जो प्रोटीन्स बनती है उसके लिए नाइट्रोजन के लिए वो इंसेक्ट को खाते हैं, प्रीडेटर है ये। तो ये प्रीडेटर है। पार्शियल कहने का मतलब है सिंथेसिस ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये बात तो सही है। बट फॉर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट दे फीड अपॉन इंसेक्ट्स को वो अपने पत्तियों से या अपने कैचिंग ऑर्गन से पकड़ के उनको डिसॉल्व करके उनसे नाइट्रोजन लेते हैं। तो जैसे हम लोग जानवर खाते हैं, बकरा खाते हैं, मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, अंडा खाते हैं, उसी तरह ये भी इंसेक्ट खाते हैं। तो ये जब इंसेक्ट का खाना इनको इनके हेटरोट्रॉफिक नेचर को बता रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस करना इनका ऑटोट्रॉफिक नेचर को बता रहा है, इसलिए इनको पार्शियल हेटरोट्रॉफ कहा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक ने जो लिखा है वो टर्म हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पार्शियल हेटरोट्रॉफ हो गया इंसेक्टिवोरस, प्लांट पूछ देगा, ब्लैडर वर्ट है, वीनस फ्लाइट्रेट है। ऐसे ही टोटल हेटरोट्रॉफ भी होते हैं, प्लांट भी हेटरोट्रॉफ हो सकते हैं। फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसे कस्कुटा है उसको टोटल स्टेम पैरासाइट बोलते हैं। तो टोटल हेटरोट्रॉफ, और टोटल हेटरोट्रॉफ में परजीवी के रूप में होता है एज ए पैरासाइट। और कौन सा पैरासाइट? टोटल स्टेम पैरासाइट। तो टोटल स्टेम पैरासाइट के रूप में कुछ प्लांट देखे जाते हैं, ऐसे ही टोटल रूट पैरासाइट के रूप में कुछ प्लांट देखे जाते हैं, कुछ पार्शियल पैरासाइट भी देखे जाते हैं। पहले सिलेबस में हुआ करता था, अब सिलेबस में नहीं है। तो टोटल स्टेम पैरासाइट का एग्जांपल हो जाएगा कस्कुटा, जिसको अमरबेल कहा जाता है या दोदर कहा जाता है। अमरबेल हो गया, तो ये अमरबेल हो गया। तो कस्कुटा या अमरबेल इज अ पैरासाइट, इट इज टोटल पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट। स्टेम के चारों ओर लिपटा रहता है और अपने सकिंग रूट या हॉस्टोरियल रूट को होस्ट प्लांट के फ्लोएम में घुसा देता है और उससे भोजन लेता रहता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये चीज आपको समझा दिया गया है। और आप देखेंगे जो प्लांटी किंगडम का जो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। सेल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, वेल डेवलप्ड। इसी के अंदर तो क्लोरोफिल होता है, इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। और इनके चारों ओर सेलुलोज की सेल वॉल होती है। तो सेलुलोज की सेल वॉल, तो सेलुलोजिक सेल वॉल भी आपको दिखाना पड़ेगा। सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है। ये आपको पता है प्लांट सेल की इंपॉर्टेंट फीचर है, सेलुलोज का सेल वॉल पाया जाना और अंदर वेल डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट का होना, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट के बारे में। और डिटेल तो आपको पढ़ना ही है, आगे अलग चैप्टर ही है। अब इसमें एक दो पॉइंट और एनसीईआरटी बुक ने मेंशन किया है। क्या कि किंगडम प्लांटी में कौन कौन से प्लांट ग्रुप आते हैं? तो किंगडम प्लांटी में जो प्लांट ग्रुप आता है उसमें ब्रायोफाइट्स आते हैं, ब्रायोफाइटा आता है, एल्गी आता है, एल्गी में मैं लिख देता हूं, एल्गी आता है, ब्रायोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा, टेरिडोफाइटा आएगा, और क्या आएगा? जिम्नोस्पर्म आएगा, जिम्नोस्पर्म्स आएंगे, ठीक, और एंजियोस्पर्म्स आएंगे, एंजियोस्पर्म्स आएंगे, ठीक। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, यानी 1 2 3 4 5 प्लांट ग्रुप्स आते हैं। और इन्हीं 5 प्लांट ग्रुप्स के बारे में डिटेल में हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है किंगडम प्लांटी में। अब देखिए, जितने भी प्लांटी के मेंबर्स होते हैं, मतलब जितने भी प्लांट ग्रुप हैं, इनके लाइफ साइकिल में आप 2 फेज देखते हैं, स्पोरोफाइटिक फेज और गैमेटोफाइटिक फेज। ठीक है, तो इनके लाइफ साइकिल में आप 2 फेज देखते हैं, स्पोरोफाइटिक फेज देखते हैं और गैमेटोफाइटिक फेज देखते हैं। अब देखिए, और इन दोनों फेज का अल्टरनेशन होता रहता है, जिसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। तो स्पोरोफाइटिक फेज और गैमेटोफाइटिक फेज, दोनों फेज आप देखते हैं। गैमेटोफाइटिक फेज जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, जिसको हम N सिंबल से डिनोट करते हैं, और स्पोरोफाइटिक फेज जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, उसको हम 2N सिंबल से डिनोट करते हैं।
स्पोरोफाइटिक फेज से गैमेटोफाइटिक फेज बनता है, गैमेटोफाइटिक फेज से स्पोरोफाइटिक फेज बनता है। ये सभी प्लांट ग्रुप में आप ऐसा देखते हैं, स्पोरोफाइटिक फेज, गैमेटोफाइटिक फेज। जब हम सभी बोलते हैं तो ये जनरल बोल रहे हैं। अब एक आध कोई एक्सेप्शन हो अलग बात है, लेकिन आपको ये फेज दिखेगा ही दिखेगा। एक्सेप्शन का मतलब क्या, उसकी ड्यूरेशन बहुत कम हो सकती है लेकिन होगा जरूर। तो स्पोरोफाइटिक फेज और गैमेटोफाइटिक फेज ये किंगडम प्लांटी के मेंबर्स दिखाते ही दिखाते हैं, और इसका अल्टरनेशन होता रहता है। स्पोरोफाइट हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज से डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज बनता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज से हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज बनता है। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या कहा जाता है इसको, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं इसको, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। ठीक, तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया। अब इन सभी प्लांट ग्रुप में अंतर किस बात का होता है, अंतर होता है कि कितने ड्यूरेशन का है स्पोरोफाइटिक फेज और कितने ड्यूरेशन का है गैमेटोफाइटिक फेज। कुछ प्लांट ग्रुप होंगे जिसमें गैमेटोफाइटिक फेज बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, स्पोरोफाइटिक फेज बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा। कुछ प्लांट होंगे जिसमें गैमेटोफाइटिक फेज बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा और स्पोरोफाइटिक फेज बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा। एक बेसिक अंतर तो ये होता है, ठीक है। और दूसरा अंतर क्या होता है कि किस प्लांट ग्रुप में स्पोरोफाइटिक फेज फ्री होता है या इंडिपेंडेंट होता है, या किस प्लांट ग्रुप में गैमेटोफाइटिक फेज जो है वो फ्री होता है या इंडिपेंडेंट होता है। तो ये दो चीज का डिफरेंस आपको अलग अलग प्लांट ग्रुप में देखने को मिलेगा। लेकिन जो चीज कॉमन होगी कि सभी प्लांट ग्रुप में ये दोनों ही फेज आप देखेंगे, और दोनों ही फेज में से एक फेज से दूसरा फेज बनता है, दूसरे फेज से पहला फेज बनता है। मतलब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंट ड्यूरेशंस ऑफ स्पोरोफाइटिक फेज एंड गैमेटोफाइटिक फेज इन डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स, वही कि कुछ प्लांट ग्रुप में स्पोरोफाइटिक फेज ज्यादा ड्यूरेशन का होगा, कुछ प्लांट ग्रुप में गैमेटोफाइटिक फेज ज्यादा ड्यूरेशन का होगा। बस यही एक अंतर होता है। आपको अभी जब पढ़ेंगे डिटेल में तो समझ में आ जाएगा। और दूसरा जो डिफरेंस मिलता है, एक तो ये डिफरेंस मिलता है अलग अलग प्लांट ग्रुप में, और दूसरा क्या डिफरेंस मिलता है कि इंडिपेंडेंट फेज कौन सा है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फेज कौन सा है, डिपेंडेंट फेज कौन सा है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फेज कौन सा है इन दोनों में। स्पोरोफाइटिक फेज जो है इंडिपेंडेंट मतलब फ्री, वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, या गैमेटोफाइटिक स्टेज फ्री है वो स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड है कि नहीं है ये देखना है, या गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है ये देखना है। तो किस प्लांट ग्रुप में क्या होता है, किस प्लांट ग्रुप में इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है, किस प्लांट ग्रुप में डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है, किस प्लांट में डिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है, किस प्लांट ग्रुप में इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है। तो यही सब चीज आपको ऑब्जर्व करना है। तो ये पॉइंट मेंशन किया गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में प्लांट किंगडम के बारे में। अब हम किंगडम एनिमलिया के बारे में बात करेंगे। हालांकि किंगडम एनिमलिया आपको इसी यूनिट के चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ना है, बट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में भी एनसीईआरटी बुक में किंगडम एनिमलिया के बारे में एक पैराग्राफ दिया है और बहुत ही जनरल जानकारी इसमें दी गई है। देखिए, किंगडम एनिमलिया में हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं। प्लांट में भी मल्टीसेलुलर ऐड कर देना चाहिए था और वही सही भी है। तो मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लेकिन फंजाई भी तो ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन फंजाई में सेल वॉल पाई जाती है काइटिन की, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, तो ये भी ऐड कर देना होगा। तो किंगडम एनिमलिया के मेंबर जो हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, मल्टीसेलुलर होते हैं और उनमें सेल वॉल नहीं होती है, और ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, पार्शियली या टोटली ये प्लांट से अपना भोजन लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो और पार्शियली कहने का मतलब क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब पार्शियल मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लो हम किसी बकरे को खा रहे हैं तो वो भी तो मेरा भोजन है, या हम प्लांट को खा रहे हैं वो भी मेरा भोजन है। तो हम केवल अगर बकरे को ही खा लें और प्लांट ना भी खाएं, या थोड़ा बहुत प्लांट खाएं और बकरे को ही खा करके काम चलाएं, तो पार्शियली हो गया, प्लांट पर पार्शियली डिपेंडेंट है। हम तो दूसरे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है, बट दूसरा वाला भी तो प्लांट को खा करके डिपेंडेंट है। तो हमें प्लांट से छुटकारा नहीं मिलना है, प्लांट तो हमारे फूड में डायरेक्टली इनडायरेक्टली होना ही चाहिए। तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टर्म से समझिएगा इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
तो किंगडम एनिमलिया में आपको इस चैप्टर से क्या हासिल होता है वो देख लीजिए। तो यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक मल्टी सेलुलर organisms that lack cell wall in their cell, ठीक, that lack cell wall, बस ये लाइन खत्म कर दीजिए। तो ऐसे यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में सेल वॉल नहीं होती, सेल के चारों ओर सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, लैक सेल वॉल। ये हो गया कंप्लीट डिफिनेशन एनिमलिया का। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एनिमलिया के मेंबर है, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। मतलब कोई भी, मान लीजिए ये एनिमल है, ठीक है, ये एनिमल है और ये मान लीजिए आप कह सकते हैं ह्यूमन, ऐसे बना देता हूँ मॉडल डायग्राम, ठीक है, ये ह्यूमन। तो क्या होगा कि कुछ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट प्लांट को खा करके अपना भोजन हासिल करेंगे, कुछ क्या होंगे इस एनिमल को खा करके अपना भोजन हासिल करेंगे। तो इसको ये भोजन के रूप में तभी मिल रहा है जब ये प्लांट को खा रहा है। अगर एक प्लांट हट जाए, अगर एक प्लांट समाप्त हो जाए तो ये नहीं रहेगा, और जब ये नहीं रहेगा तो इसको भोजन कहाँ से मिलेगा। तो ये इनडायरेक्टली प्लांट से फूड ले रहा है और ये डायरेक्टली प्लांट से फूड ले रहा है। आई बात समझ में, ये मतलब है इसका। तो डायरेक्टली मतलब ये वाला प्रोसेस, और इनडायरेक्टली मतलब ये खाया, ये इसको खाया और इसको ये खाया। तो इस तरह से जो कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे लॉयन है, लॉयन तो प्लांट कभी नहीं खाता ना, लॉयन तो सिर्फ हिरन को खाता है या हर्बीवोर्स को खाता है, खरगोश को खाता है, दूसरे एनिमल को खाता है, वो प्लांट तो कभी नहीं खाता ना। तो वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है लेकिन प्लांट पर। और कुछ एनिमल होते हैं जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं, पार्शियली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। जैसे हमने पहले बोला था कि पार्शियली या टोटली डिपेंडेंट, जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं वो टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट, जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों, मतलब जो वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं वो पार्शियली डिपेंडेंट हो गए। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, फूड से डायरेक्ट, प्लांट को फूड के रूप में डायरेक्टली यूज करना तो डायरेक्ट हो गया, एनिमल को खा रहे हैं तो इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि वो तो खा रहा है ना प्लांट को। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक होता है, क्योंकि एनिमल जो है वो भोजन को लेने के लिए उसमें माउथ होना चाहिए और अंदर एक कैविटी होनी चाहिए जिसमें डाइजेशन हो, ये बात ध्यान रखना है। तो एनिमल में क्या होगा, डाइजेशन होना चाहिए, इंटरनल कैविटी होनी चाहिए। फूड इज टेकन बाय एन ओपनिंग, जिसको हम अक्सर माउथ कहते हैं, माउथ ना भी कुछ भी कहिए, एक ओपनिंग होनी चाहिए। तो फूड इज टेकन बाय एन ओपनिंग इनटू इंटरनल कैविटी फॉर डाइजेशन, और वहां डाइजेशन होता है फूड का। ये एनिमल की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ठीक। तो फूड इज टेकन बाय एन ओपनिंग इनटू इंटरनल कैविटी फॉर डाइजेशन। इसी को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो एनिमल क्या दिखाते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। तो आप मतलब समझ गए कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझने के लिए या जानने के लिए या क्या मतलब होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म होगा, जिसमें एक छेद होगा, उसको आप माउथ कह सकते हैं, उसके थ्रू वो फूड को अंदर लेगा, अंदर एक कैविटी में जाएगा जहां डाइजेशन होगा, ठीक। और क्या होगा, डाइजेशन के बाद क्या होगा, जो चीज नहीं डाइजेस्ट होगा फिर वो एक छेद से बॉडी से बाहर निकल आएगा, इजेशन। तो इंजेशन, जो फूड का इंटेक होगा, जब फूड को आप अंदर लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंजेशन बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। फूड को अपने अंदर लिया और उसके बाद अंदर जाकर फूड डाइजेस्ट हुआ, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मैटर होगा उसका क्या हो जाएगा, इजेशन हो जाएगा। अनडाइजेस्टेड मैटर इज टेकन आउट, इसको बोलते हैं इजेशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो एनिमल दिखाता होगा, जो ऑर्गेनिज्म दिखाता होगा, उसमें तीन प्रोसेस तो बेसिक होंगे, इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन।
ये कंप्लीट मतलब होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद एनिमल में आप देखे होंगे ग्रोथ जो होता है लिमिटेड ग्रोथ होता है। किंगडम एनिमल में जो मेंबर्स होंगे उनमें लिमिटेड ग्रोथ होगा, ये नहीं कि थ्रू आउट लाइफ जो है वो ग्रो करते जाएंगे, और उनमें फिक्स्ड शेप एंड साइज होगा, शेप एंड साइज होगा, फिक्स्ड शेप एंड साइज होगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। फिक्स्ड का मतलब होता है डेफिनेट, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है डेफिनेट भी आप लिख सकते हैं, डेफिनेट शेप एंड साइज या फिक्स्ड शेप एंड साइज, इसमें लिमिटेड ग्रोथ होगा। ठीक है, और जितने तरह के एनिमल्स होंगे उनके बारे में उनको जब क्लासिफाई किया जाता है तो फाइलम्स में रखा जाता है, जैसे फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज, फाइलम एस्केल्मिन्थीज, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकैनोडर्मेटा, ठीक, फाइलम हेमिकॉर्डेटा और फाइलम कॉर्डेटा। ये सारे फाइलम्स हमको जिसके अंदर अलग अलग एनिमल्स हैं, टाइप के एनिमल्स हैं, कैरेक्टर के बेसिस पर उनकी ग्रुपिंग की गई है, वो हम लोग डिटेल एनिमल किंगडम नाम का जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें लास्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है कि जो किंगडम एनिमलिया के मेंबर्स होते हैं इनमें न्यूरोमोटर सिस्टम पाया जाता है हायर प्लांट में, हायर एनिमल्स में। अब हायर एनिमल्स जैसे हम लोग हैं, मैमल्स हैं, तो सेंसरी ऑर्गन वेल डेवलप्ड होता है, हम लोग ज़्यादा आसानी से ज़्यादा अच्छे से सेंस कर सकते हैं चीज़ों को, और हमारे में नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, मस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, एंडोक्राइन सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। तो ये सब सिस्टम भी आपको एनिमल की प्रॉपर्टी में आएगा, बट वो हायर एनिमल की प्रॉपर्टी में आएगा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना होगा। ठीक है, सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स। तो हायर एनिमल शो सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, हायर animals show sensory and neuromotor mechanism। हायर एनिमल्स में ये देखा जाता है, हायर एनिमल्स शो सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। तो क्या लोअर एनिमल में नहीं होता? जैसे पूछा हाइड्रा तो लोअर एनिमल में नहीं होता, हाइड्रा में भी होता है। ये बेसिकली जब शो कैट लिखा जाता है, एनसीईआरटी बुक बड़ा जनरल लिखती है, ये वेल डेवलप्ड होता है, ये लिखना है आपको। इसलिए मैं ये पॉइंट डिस्कस किया हूं, आगे तो डिस्कस करता ही अगले चैप्टर में, बट यहाँ पर इस लाइन को लिखने का उद्देश्य था कि ऐसा लग रहा है कि लगता है लोअर एनिमल में न्यूरोमोटर मैकेनिज्म नहीं होता। क्या कॉकरोच में नहीं होता? क्या कॉकरोच तो लोअर एनिमल है, हाइड्रा में नहीं होता? क्या हाइड्रा में सेंसरी सेल्स होती है? हाइड्रा में प्रिमिटिव टाइप की नर्व सेल होती है, ठीक है, हाइड्रा में भी मसल सेल होती है। तो नर्व सेल का मसल सेल पर थोड़ा बहुत तो कंट्रोल होगा ही, तभी तो हाइड्रा में टेंटिकल्स हिलेगा और टेंटिकल की मदद से चलेगा। तो बिना न्यूरोमोटर मैकेनिज्म के हुए या सेंस के पता चले हाइड्रा को भूख नहीं लगेगी क्या? हाइड्रा तो किसी केमिक फूड के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सेंस नहीं है क्या उसको? तो क्यों हायर एनिमल लिखा है एनसीईआरटी बुक? तो अगर आप एनसीईआरटी बुक की लाइन बाय लाइन को अगर आप संधि विच्छेद करने लगेंगे ना तो पागल हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको जनरल लेके चलना है। जो लाइन बाय लाइन लेके लड़के पढ़ते हैं ना वो बर्बाद हो जाते हैं। वो 5 साल एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे, उनको एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी। उनको लगता है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ने का मतलब उसकी लाइन बाय लाइन वो भगवान है। लाइन बाय लाइन भगवान नहीं है, उसकी लाइन को समझने का काम टीचर का है, और टीचर आपको समझाता है। वो बच्चों के लिए डायरेक्ट बुक नहीं है, क्योंकि बच्चे तो यही समझेंगे हायर एनिमल सर देखो ये तो लिखा है हायर एनिमल में होता है शो सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, तो सर लोअर एनिमल में तो नहीं होगा। तो टीचर पागल हो जाएगा कि अरे हाइड्रा में भी तो होता है। नहीं सर एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ है, तो पढ़ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो फिर हमारी क्या जरूरत है? तेरे पास तो किताब है ही है। तो इसलिए ध्यान रखिए, इस लाइन का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, ठीक है। तो सुधारना भी है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी जो है लिखने वाले लोग को इतनी समझ नहीं है कि ये जो किताब वो दे रहे हैं वो बच्चे के हाथ में जाएगी तो बच्चा इससे क्या मतलब निकालेगा। एक एक चीज जो बोली और लिखी जाती है जब बच्चों के हाथ में, बच्चों के दिमाग में जाती है, किताब है तो हाथ में जाएगी और उससे जो कंटेंट निकलेगा वो दिमाग में जाएगा, तो बच्चा उससे परसेप्शन बनाता है, और वो फिर अगर मैच्योर है बच्चा तब तो समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारे पास अगर 50 बच्चे पढ़ने आते हैं तो उसमें 10 ही मैच्योर होते हैं, 30। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि एनिमल्स में लोकोमोशन भी देखा जाता है, इसका भी जिक्र एनसीईआरटी बुक ने किया है। तो एनिमल शो लोकोमोशन, तो लोकोमोशन देखा जाता है। फिर एनिमल्स में कॉपुलेशन भी होता है, मेटिंग प्रोसेस, मेल और फीमेल के बीच में एक सेक्सुअल एक्ट होता है जिसको कॉपुलेशन कहते हैं,
जिसमें कि स्पर्म को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है या ड्यूरिंग सेक्स दोनों गैमीट का फ्यूजन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे लोकोमोशन और पॉपुलेशन ये भी एनिमल किंगडम एनिमलिया के मेंबर का फीचर है। फूड रिजर्व मटेरियल की बात अगर करें ये भी समझना जरूरी है। तो ग्लाइकोजन और फैट, तो एनिमल में फूड रिजर्व मटेरियल जो है वो ग्लाइकोजन और फैट के रूप में स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन और फैट दोनों ही, और वो ग्लाइकोजन एंड फैट लिखिए ना, फैट के रूप में भी भोजन संचित रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में भी भोजन संचित रहता है। तो एनिमल जो है वो फूड को ग्लाइकोजन और फैट के रूप में स्टोर करते हैं, प्लांट फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, ठीक है।